हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने बायोलॉजी क्लास इन हिंदी में। मैं आपका अपना तौकीर अहमद एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ। मैं कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान पाठ यानी अध्याय वो फर्स्ट या फिर प्रथम हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका नाम है, और इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए सभी लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें कहा क्या क्या है। इसमें ये है पदार्थ। देखिए पदार्थ क्या होता है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें, कोई भी ऐसी चीज़ें जो क्या करें, स्थान घेरें या फिर जिनमें द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाएगा। सीधी बात है, आप समझ सकते हैं। और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इससे मिलकर बना होता है छोटे छोटे कणों से। उदाहरण के तौर पे आपके सामने हमने कुछ उदाहरण दे रखा है, जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। आगे है, ये जो छोटे छोटे कण हैं इनके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे आगे कुछ पेजेस पे, बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, मैं उसे बता दूँ आपको पहले ही। कणों के जो गुणधर्म हैं, उनके अंदर गुणधर्म कैसा होता है, तो ये 3 तरह से व्यक्त किए जाते हैं। पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा आपका है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये मेन पॉइंट हैं पदार्थ के, जो 3 हैं। पहला क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं अपनी तरफ। तो आइए आगे पेजेस पे हम लोग इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आपका है, पहला कणों के गुणधर्म में आपका पहला पॉइंट क्या था, आपने पीछे पढ़ा था, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये पहला पॉइंट आपका। तो और देखते हैं इसमें कहा कैसे पता चले कि कणों के बीच में जो पदार्थ हैं उनके जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, कैसे माना जाए। तो आइए हम लोग एक डायग्रामेटिक या फिर हम लोग एक प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक गिलास वाटर ले लेंगे और वहाँ पे निशान लगा लेंगे जहाँ तक वाटर जल को भरेंगे गिलास में, और उसमें बाहर से 1 चम्मच शक्कर हो या फिर नमक हो डालेंगे और उसको हिलाएंगे। तो क्या होना चाहिए, जो बाहर से ऐड चीज़ हो रही है, मतलब जो डाली जा रही है, उसके कारण क्या होना चाहिए, पानी का जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि जो जल के जो पदार्थ है, पदार्थ जो है जल का, जो उसमें कण हैं जल के, उसमें क्या था, रिक्त स्थान था। और वो जो हमने बाहर से शक्कर या आपका नमक डाला गया, तो वो क्या हुआ, अपना उसमें मर्ज हो गया और वो क्या कर लिया, अपने आप को वहाँ पे बना लिया। तो आइए, इसको हमने समझ रखा है। तो आइए देखिए, हम इसके बारे में कुछ आपको बता दें। कणों के बीच स्थान क्या होता है, सबसे कम ठोस में होता है। ठोसों में कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। और दूसरे नंबर पे आपका है ठोस से अधिक द्रव में होता है। उसके बाद आपका है सबसे अधिक गैस में होता है। तो जो रिक्त स्थान होता है सबसे अधिक किस में होता है,
गैसों में होता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, अगला पॉइंट आपका है कणों के गुणधर्म में। सेकेंड पॉइंट आपका था पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे गतिशील होते हैं, कुछ उदाहरण के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, उसमें जल ले लेंगे और जल में क्या करेंगे, एक दो बूंद स्याही क्या करेंगे यहाँ पे टपकाएंगे। स्याही क्या होगी, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो पूरे जल में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी और ये क्या करेंगे, पूरे जल को नीला कर देंगे। तो इससे ये पता चलता है जो जल के कण थे निरंतर क्या थे, गतिशील थे। ठीक है, तो जिसके कारण जल का जो पूरा रंग था वो क्या हो गया, स्याही के कलर का हो गया। तो आइए देखते हैं पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। अभी हमने बताया कि कैसे गतिज ऊर्जा होती है, हमने स्याही लिया उसमें तो वो गति करते हैं। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। आगे देखिए, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें पाई, सबसे अधिक जो है गतिशील कौन से कणों में होता है। जैसे सबसे कम ठोस में होती है गतिज ऊर्जा, द्रव में मध्य होती है, बीच की होती है, सबसे अधिक गैसों में होती है। तो इसमें भी क्या, सबसे अधिक गैसों में ही क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है आपका चैप्टर। आगे आपका कणों के गुणधर्म में आपका थर्ड पॉइंट जो था, तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं आपस एक। जैसे हम क्या करते हैं कि हम सभी जानते हैं, नल के पास जाते हैं, नल को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नल से ऐसे पानी निकलता है, क्या होता है, पानी ऐसे निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में आप फिंगर्स को अपने लगा देंगे, तो पानी का जो बहाव होगा कुछ दूर ऐसे जाने लगता है। लेकिन एक सीमा बाद में ऐसी आती है कि वो फिर आपस में नीचे जाके मिल जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो कण होते हैं पदार्थ के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और कैसे, आइए देखते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है, सबसे अधिक किसमें होगा, ठोसों में होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल जो आकर्षित करते हैं वो ठोसों में होता है, मध्य में द्रव में होता है, सबसे कम जो होता है गैसों में होता है। क्योंकि यहाँ पे जो गैस होती हैं, आप कह लो आकर्षण बल यहाँ पे कम होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, फैली होती हैं। ठीक है, तो सबसे ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, पदार्थ की अवधारणाएं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की अवधारणाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, पदार्थ की कुल 5 अवधारणाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। बट हमें पढ़ना कितना है, बस 3। तो आज हम इसी ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। आपके बुक्स में जो 9th की कक्षा है उसमें बस 3 ही पढ़ना है, बट जानना आपको 5 तरह की अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, पढ़ना 3 ही आपको। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ठोस, द्रव और गैस। क्या क्या, ठोस, द्रव और गैस। तो आइए ठोस के बारे में जानते हैं क्या है। ठोस जो होता है उसके जो निश्चित आकार होते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। निश्चित विमाएँ होती हैं, ठोस की आकार निश्चित होता है, निश्चित विमाएँ होती हैं। ये बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है, असंपीड्य होता है। इसको फैलाया मतलब ये फैलता नहीं है, ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, निश्चित आयतन होता है, इसका एक निश्चित आयतन होता है, जैसे में आपका मेज और ईंट। और द्रव में आप आते हैं तो द्रव में क्या है, अनिश्चित आकार, इसका कोई आकार नहीं होता है। जैसे हमने और आपने भी पहले ही पढ़ रखा होगा, हमने भी पहले बताया था कि इसका कोई आकार नहीं होता है। जहाँ पे भी रखेंगे, जिस बाउल में रखेंगे उसका आकार ये ले लेगा। अनिश्चित विमाएँ, इसकी कोई विमाएँ नहीं होती, बहाव होता है इसमें। ये जिधर से जगह पाएंगी स्पेस, इनको जहाँ से दिया जाएगा वहाँ से ये क्या हो जाएंगी, बह जाएंगी, बहाव जिसे कहते हैं। कम संपीडीय होता है, ये फैलता है, कम होता है। ये निश्चित आयतन होता है, इसका क्या होता है, निश्चित आयतन। यहाँ पे भी निश्चित आयतन था, इसका भी एक निश्चित
आयतन होता है। जैसे पानी, दूध। आगे आपका गैस, अनिश्चित आकार, इसका भी कोई आकार नहीं होता। जैसे कि ये किसी जहाँ से जगह पाएगा वहाँ से ये निकल जाएगी, इसका कोई आकार नहीं है। अनिश्चित विमाएँ होती हैं, इसकी भी कोई विमाएँ नहीं होती। बहाव होता है इसमें भी। अधिक संपीडय होता है, मतलब फैला होता है। जैसे गैस सिलेंडर हो, उसमें ये पूरा का पूरा फैला होता है, कहीं इसकी कोई वो नहीं है, पूरी चारों तरफ। तो क्या होता है, अनिश्चित, अधिक संपीडय होता है, अनिश्चित आयतन होता है। और आगे आपका ऑक्सीजन, जैसे उदाहरण में ऑक्सीजन और मीथेन। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा। जैसे आपका है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है, दो तरह से कह लो आप, हो सकता है। जैसे कि पहला आपका है ताप में बदलाव करके, ये रहा आपका ताप में बदलाव करके, दूसरा दाब में बदलाव करके। तो आइए देखते हैं ताप में बदलाव करके कैसे क्या किया जाता है। जैसे हमने क्या किया, एक उदाहरण आपको बताना। ठोस को क्या करेंगे, ताप देंगे। ताप समझ रहे हैं, हीट। तो वो द्रव में एक्सचेंज हो जाएगा, और द्रव को फिर उससे अधिक ताप देंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ताप देकर क्या करें हम लोग, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में किसी भी पदार्थ को क्या कर रहे हैं, प्रवर्तित कर रहे हैं, उनको परिवर्तन कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। उसी तरह जब हम गैस को फिर वापस ठंडी करेंगे तो वो द्रव बनेगा, और द्रव से फिर वापस अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया है, बर्फ़ लिया। बर्फ़ को हमने क्या किया, ताप, मतलब ताप दिया, तो ताप के साथ वो क्या होगा, जल में परिवर्तित होगा। और उससे ज़्यादा ताप दिया तो वो क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। इसे हम लोग गैस भी कह सकते हैं। तो एक गैस ऐसी बनेगी जिसे हम लोग भाप के नाम से जानते हैं, तो भाप बन के उड़ने लगती है। तो ये ताप में हुआ, ताप में बदलाव करके हम किसी भी ठोस को द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस में परिवर्तित करते हैं। तो ये रहा आपका ताप से रिलेटेड जानकारी। आगे आते हैं दाब में बदलाव करके कैसे क्या किया जाता है। जैसे हमने क्या किया, ठोस वस्तु, कोई पदार्थ है, उसको हमने क्या, इतना ज़्यादा प्रेशर दिया, इतना ज़्यादा दाब दिया कि वो द्रव में परिवर्तित हो गया, और उससे ज़्यादा प्रेशर दिया कि वो गैस में परिवर्तित हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, दाब को कम करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, द्रव में होगा, फिर द्रव अब ठोस में अपने पहले जैसे इसी में आ जाएगा। जैसे हम आपको इस डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई भी ठोस, जैसे कि जो गैस होती है, उसको हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर करके प्रेशर देते हैं, ठीक है। गैस होती है, गैस को मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर दे के, दाब देकर क्या करते हैं, प्रेशर कह रहे हैं, वही दाब देकर आपको हिंदी में बताना है। तो दाब देकर क्या करते हैं, इस गैस जो ये आपकी लाइटर का जो ये बॉक्स है, इसमें फिल कर देते हैं, भर देते हैं। तो ये आपको क्या, द्रव के रूप में दिखता है। अब भाई ठोस नहीं, द्रव है कोई, तो द्रव के रूप में क्या होता है, ये सॉरी दिखता है। तो एक बार फिर मैं, तो ये द्रव के रूप में आपको दिखता है। बट जैसे ही इस पे क्या होता है, दाब कम होता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दाब देकर हम लोग क्या गैस में परिवर्तित करते हैं, जैसे ही तो हम लोग ऊपर करते हैं, ये फिर वापस गैस स्थिति में आ जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या रहा, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान का जो परिवर्तन होता है उसके प्रभाव क्या हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ें, इसमें तीन मुख्य बिंदु उसको पढ़ेंगे। गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वापातन या निक्षेपण। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इनमें जैसे कि समांतर है। जैसे ऊर्ध्वापातन, उसका निक्षेपण उल्टा होगा, निक्षेपण का उल्टा ऊर्ध्वापातन होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले पेजेस पे। बट आज हम लोग अभी पहला पढ़ने जा रहे हैं गलनांक बिंदु। तो गलनांक बिंदु क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। कोई भी ऐसा ठोस, उसको इतना ताप दिया जाए जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में क्या हो, खो दे, अपनी ठोस अवस्था को बदल कर, मतलब पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे में आपका बर्फ़ क्या होता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कब होता है, जब अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप चला जाए तो वो बर्फ़ कितने में एक्सचेंज हो जाएगा, द्रव में।
आइए आगे देखिए क्या संगलन को प्रस्तुत ऊष्मा क्या होता है। संगलन को प्रस्तुत ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। और क्यों कहते हैं संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा। 1 किलोग्राम ठोस को, जैसे कि 1 किलोग्राम हमने क्या कर लिया, आइस ले रखा है, आइस मीन्स बर्फ़ ले रखा है, इस आइस को, इस बर्फ़ को जितनी ऊर्जा लगेगी द्रव में परिवर्तित करने में, जितनी ऊर्जा गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती उसे संगलन की प्रस्तुत, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संगलन को प्रस्तुत ऊष्मा बोलेंगे। जैसे इतनी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब लिया, ट्यूब में हमने बर्फ़ रखा, बर्फ़ रखने के बाद हमने क्या किया, नीचे से लैंप जला दिया, और लैंप जितनी ऊर्जा लगी इस बर्फ़ को गलाने में, द्रव के रूप में लाने में, उतनी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, संगलन को प्रस्तुत ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको डायमोरेटिक भी समझा दिया। आगे आते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वथनांक बिंदु। तो आइए देखते हैं क्वथनांक बिंदु क्या होता है। क्वथनांक बिंदु किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्वथनांक बिंदु क्या है। जैसे कि कोई ऐसी द्रव चीज़ें, जितनी भी लिक्विड की चीज़ें हैं, वो क्या होंगी, अपना जो वह मतलब जो अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर सीधे किस में परिवर्तित हो जाए, गैसीय अवस्था में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। जैसे ना जल है, जल का जो क्वथनांक होता है, मतलब उसको, जल को गैस में परिवर्तित होने का जो टेम्परेचर होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, जल क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है गैस में। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे देखिए क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये आपको मैं डायग्रामेटिक के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा, आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये रही आपकी डेफिनेशन। तो आइए हम लोग डायग्रामेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, 1 किलोग्राम कोई भी द्रव ले लेते हैं, जैसे जल, और उसको क्या किया गया, हम लोगों ने एक ट्यूब में रख लिया गया और नीचे से हमने क्या कर लिया, लैंप को जला दिया, और जितनी ऊष्मा ऊर्जा लगेगी, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा लगेगी, उसी को हम लोग क्या, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको किस में, जितनी ऊष्मा लगेगी इस द्रव को गैस में परिवर्तित करने में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। कि वाष्पीकृत जो द्रव हुआ है उसमें कितनी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा लगी है, उसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे है, मैं आपको बता दूं, आगे है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा थर्ड वाला, ऊर्ध्वापातन। हमने बताया था गलनांक, क्वथनांक हमने पढ़ रखा, अब ऊर्ध्वापातन और नीचे बढ़ पड़ेंगे। तो पहले ऊर्ध्वापातन जान लेते हैं। तो ऊर्ध्वापातन क्या है, पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ वो द्रव में ना बदल करके सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे अमोनिया क्लोराइड एक तरह का ठोस होता है, और हम लोग चाइना डिस्क लेते हैं, इस अमोनिया क्लोराइड को यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से हम लोग कॉटन से इसकी नेक को बंद कर देंगे, और नीचे से हीट ऑफ टेंडेंसी माने ऊष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे, और ये क्या होगा, अमोनिया क्लोराइड सीधा आपको द्रव में ना परिवर्तित होकर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन बोलेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं निक्षेपण क्या होता है। तो निक्षेपण को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, गैस
से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब हमने आपको बताया कि ऊर्ध्वापातन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। बट निक्षेपण में सेम उसका उल्टा होता है। जैसे हमने अमोनिया क्लोराइड एक ठोस है और यहाँ रखा, उष्मा दिया तो वो किस में बदल गया, कॉटन को यहाँ पे बाइंड कर दिया तो वो सीधा बदल गया था आपका, सॉरी वो सीधा बदल गया था आपका किस में, गैस में। तो अब गैस से सीधा लिखा है निक्षेपण में, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे भाई, ठंडा करेंगे तो वो जो क्या होगा, तो सीधा जो गैस बना था वो फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, माने अमोनिया क्लोराइड बन जाएगा ठोस के रूप में। ऐसी प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है अमोनिया। और इसमें जो उदाहरण के रूप में आपको मैं बता दूं, अमोनिया क्लोराइड, कपूर। अमोनिया क्लोराइड का हमने 2 उदाहरण दे रखा है। कपूर होता है, कपूर भी ठोस होता है जो सीधा क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, गैस से ठोस में होता है। नेफ्थलीन की गोलियां भी जो कपड़े बचाने के लिए, खास करके जो कपड़े बहुत ज़्यादा दिनों तक रखे जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो उसमें नेफ्थलीन की गोलियां यूज़ की जाती हैं जिससे उन कपड़ों को कुछ होना। तो ठीक है, ओके बच्चों आगे चलते हैं। देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ये जो आपने पीछे पढ़ रखा है उसी को वापस से आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ दिया है। डायग्रामेटिक सिस्टम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई भी ठोस, अभी हमने पीछे पढ़ा है, कोई भी ठोस सीधा गैस में परिवर्तित होता है, ना द्रव में ना बदल करके। ठीक है, कोई भी ठोस सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। ये रहा ऊर्ध्वापातन, गैस में और गैस से सीधा द्रव में परिवर्तित होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। संघनन, गैस है, गैस से द्रव में परिवर्तित हो तो उसे संघनन यानी, और द्रव से सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है, वापस ठोस के रूप में, तो इसे हम लोग जमना बोलते हैं। जैसे कोई द्रव में, आपको जल बता दूं, जल को हम द्रव है हम लेते हैं और बर्फ़ के रूप में जमा लेते हैं, रख देते हैं, फिर जम तो हम लोग बोलते हैं ना बर्फ़ जम गया, जमना उसी को बोलते हैं। ठीक है, ओके आगे मैं बताऊंगा आपको। कोई भी ठोस सीधा क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस से द्रव में परिवर्तित क्रिया को संगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगलन। द्रव से आपका सीधा गैस में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को, गैस में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण कहलाएगा, लेकिन गैस सीधा वापस ठोस में परिवर्तित क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो ठोस से द्रव, गैस में परिवर्तित होने वाली क्रिया को ऊर्ध्वापातन हमने पीछे पढ़ा था, पीछे वाले पेजेस पे। और गैस सीधा वापस ठोस में आने वाले निक्षेपण कहते हैं, ये आपने पीछे भी पढ़ रखा है। ओके आगे चलते हैं। आगे आपको दिखाया जा रहा है कि दाब परिवर्तन के प्रभाव। तो दाब परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएंगी। जैसे मैं बताऊं आपको कि हम लोग सिलेंडर ले लेते हैं और सिलेंडर में क्या करेंगे, गैस रख लेंगे, ऊपर से क्या लगेगा, पिस्टन। पिस्टन जानते हैं, पिस्टन। उसे क्या करेंगे, प्रेस मतलब दबाव डालेंगे, दबाव, यहाँ पे दाबा ना, दबाव तो धीमा धीमा, यहाँ पे थोड़ा दबाव दिया, यहाँ पूरा दबाव दिया, यहाँ पे और ज़्यादा, तो ये जो गैस आपकी थी वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, या तो और ज़्यादा देने पे ठोस में भी परिवर्तित हो जाएगी। ओके, तो ये कहने का मतलब दाब देकर हम लोग गैस से द्रव, द्रव से ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी सिलेंडर में, ऐसे फिल करके गैस को। उसी तरह अगर हम फिर वापस उसी दाब को छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, सीधा द्रव में परिवर्तित होगा या फिर सीधा क्या हो जाएगा, ठोस में, फिर वापस अपने गैस स्थिति में आ जाएगा ठोस से। ठीक है, ठोस से द्रव में गया, हम लोग जब दाब कम करेंगे या तो इतना ज़्यादा दाब कम कर दे, सीधा गैस में उड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है दाब परिवर्तन के प्रभाव से कैसे गैस से द्रव, द्रव से ठोस, या सीधा ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तित किया जा सकता है दाब देकर। ठीक है, दाब बढ़ने से, यहाँ पे आपको मैं पॉइंट आपको बता दूं, पहली पॉइंट है दाब बढ़ने से कण नज़दीक आते हैं। कण नज़दीक आएंगे। आपको पता है गैस में जो कण होते हैं, जो गैस एक पदार्थ है उसके कण क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं तो वो गैस के रूप में होता है। नज़दीक जितने आएंगे वो द्रव, द्रव से ज़्यादा नज़दीक होंगे ठोस में। उसी तरह यहाँ पे दाब बढ़ने से कण क्या होते हैं, नज़दीक आते हैं। ओके,
तो दाब बढ़ने से कण क्या होते हैं, नज़दीक आते हैं। आगे कह रहा है दाब घटने से कण क्या होते हैं भाई, दूर जाते हैं। हमने क्या किया, दाब को बढ़ाया तो कण नज़दीक आए, तो द्रव द्रव से ठोस में हो गया। फिर हमने दाब को छोड़ा तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस में, तो कण आपस में दूर और कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे में ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका है वाष्पीकरण। आपका अगली रीडिंग है वाष्पीकरण। देखो क्या होता है वाष्पीकरण, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बहुत ही अच्छी तरह। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे पानी हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं और उसमें मार्क लगा देंगे पानी यहाँ तक, और उसे धूप में रख देंगे या हीट में, तो क्या होगा, धीमे धीमे उड़ जाएगा, मतलब ऐसे वाष्पीकृत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पानी देखेंगे को देख कम हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण, और ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है, सतह पर, यहाँ पर जो सतह है ना, यहाँ जब पानी सतह वहाँ पर होता, ना कि यहाँ से होता, सतह पे होने वाली प्रक्रिया। जैसे मैं आगे देखिए कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ फैक्टर हैं, कारक कि वाष्पीकरण को जो करवाते कैसे हैं। तो सतह का क्षेत्रफल, देखिए वाष्पीकरण होने का ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर सतह का क्षेत्रफल, जैसे कि हम एक कप में चाय लेते हैं और एक प्याली में लेते हैं, समझ लिए ऐसी प्याली हो चौड़ी सी, तो बताइए सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कप में होगा कि प्याली में होगा। अरे प्याली में ना होगा, क्योंकि इसका जो सतह है, जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, आगे है दूसरा है आपका तापमान। दूसरा क्या है, तापमान। अब तापमान को मैं बताऊं, जैसे आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी गर्मी में रखेंगे और एक गिलास पानी क्या करेंगे आप, सर्दी में रखेंगे। तो बताइए वाष्पीकरण किस में सबसे ज़्यादा होगा भाई, गर्मी वाले में ना होगा वाष्पीकरण ज़्यादा, ठंडी वाले में थोड़ी नहीं होगा। तो तापमान से भी वाष्पीकरण का होता है। ठीक है, तो गर्मी वाला ज़्यादा तेज़ी से वाष्पीकृत होगा, ठंडी वाला कम होगा। आगे है आर्द्रता। अगर हवा में नमी है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा कोई भी पदार्थ। अगर हवा में नमी है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कोई पदार्थ कम होगा। लेकिन अगर उसी हवा में आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा। अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज है, तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा। आगे है वायु की गति। अगर वायु की गति में बहुत स्लो हवा चल रही है तो वाष्पीकरण बहुत क्या होगा, कम होगा। अगर तेज़ी से चलेगी तो वाष्पीकरण क्या होगा आपका, बहुत तेज़ी से होगा। जैसे कपड़े को हम लोग फैला सुखाने के लिए, तो उसमें अगर हवा तेज़ चले तो कपड़ा बहुत तेज़ी से क्या होता है, सूख जाता है, जिससे वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होता है और पानी जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। आगे देखिए क्या है, जैसा कि मैं बता दूं आपको, आगे आपका है वाष्पीकरण से शीतलता। हेडिंग है वाष्पीकरण, इसका उदाहरण एग्जाम्पल वो देखिए, आपका डिफिनेशन क्या है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, जो वाष्पीकरण होती प्रक्रिया के दौरान जो अपने आसपास के जो वातावरण है उससे ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण को क्या कर देते हैं, ठंडा कर देंगे, यानी शीतल कर देंगे। जैसे हथेली पे क्या करेंगे हम लोग, स्प्रे करें भाई, सेंट वगैरह ले लें, सेंट और स्प्रे करें यहाँ पे, तो देखेंगे आप, आपका हाथ बहुत ठंडा हो जाएगा। मतलब वातावरण से क्या करेगा, अपने जो ये चारों तरफ से क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा और अपने हाथ को ठंडा करेगा। और बहुत जो उड़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे स्प्रे हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ठीक है, और गैस कोई ऐसी। तो आइए हम एग्जांपल के साथ एक समझने की कोशिश करते हैं। तवा लेते हैं, तवे को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और उस पर क्या करेंगे, बूंद बूंद पानी, क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो पानी जैसे ही इस तवे पे पड़ेगा तो ये चारों तरफ की जो हीटनेस है, जो गर्मी है, वो क्या करेगा, ये पानी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा उनकी हीट और तवे को ठंडा कर देगा, और ये बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत भी हो जाएगा। और ये अपने चारों तरफ की जो इसके तवे को जो हीट अप ठंडी जो गर्मी थी वो ठंडा कर देगी। तो इससे ये पता चला वाष्पीकरण से शीतलता। ठीक है, तो वाष्पीकरण होता है तो चारों तरफ का वातावरण भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।